Hello everyone, how are you to all of you? I hope you all are good. My name is Rohit Sahu and again welcome to all in my YouTube channel G Physics with R Rohit. तो आज का ये हमारा चैप्टर 10 का 7 लेक्चर होने वाला है और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट से रिलेटेड एक और घटना है। सेम ऐसे ही एक और घटना पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। उसी प्रकार आज प्रकाश से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड एक और घटना है जिसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, रे डायग्राम पूछा जाता है और इसका लॉ पूछा जाता है। तो ये सारा चीज़ आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का जो परावर्तन है या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, लाइट से रिलेटेड एक घटना होती है जिसमें लाइट क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। लाइट का क्या हो जाता है, बंकन हो जाता है। बेंडिंग को हिंदी में बंकन बोला जाता है। एज इट गोज ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और ये लाइट का बेंडिंग तभी होता है जब कोई लाइट जो है किसी मीडियम में ऑब्लिकली इंसिडेंट होता है। ऑब्लिकली मतलब उस सरफेस में तिरछा इंसिडेंट होता है या उसके ऊपर डालते हैं। इट इज केस्ड बाय द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक केस है या एक कारण है जिसमें कोई भी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका स्पीड क्या होता है, चेंज हो जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक और डेफिनेशन है। अगर आप लोग को ये वाला डेफिनेशन नहीं समझ में आया तो ये वाला डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स डेविएट्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। कोई भी लाइट जो है या रे लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो उस लाइट का क्या हो जाता है, डेविएशन हो जाता है। मतलब वो एक्चुअल पाथ से क्या हो जाता है, भटक जाता है। ओके, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे नीचे। अभी बस देखते जाइए आप लोग, है ना। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अक्योर्स व्हेन अ लाइट वेव इंसिडेंट एट एन एंगल अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना तभी घटित होती है जब कोई लाइट वेव किसी भी प्लेन सरफेस में नॉर्मल से दूर एक एंगल बनाते हुए इंटर करता है। पासिस अ बाउंड्री फ्रॉम वन मीडियम टू इनटू अनदर मीडियम। और कोई भी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के इंटरफेस को क्रॉस करती है। इसको भी हम लोग डायग्राम के द्वारा समझेंगे। देयर इज़ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द लाइट। और इस वजह से जो लाइट की स्पीड है, जैसे इंटरफेस पे पहला मीडियम और दूसरे मीडियम के इंटरफेस पे जैसे ही वो इंटर करती है तो दूसरे मीडियम में आते हैं उनकी स्पीड का क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास ये एक ग्लास स्लैब है, कांच का टुकड़ा है। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर एक लाइट इनके ऊपर ऐसे इंसिडेंट होती है। तो लाइट को एक्चुअल में जाना चाहिए था इधर ऐसे सीधा, लेकिन ये क्या हो जाती है, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाती है और यहाँ से क्या हो जाती है, इमर्ज हो जाती है। तो यहाँ पर एक इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। ये डायग्राम आप लोग को बनाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे इसका फिगर दिया हुआ है। ये बस मैं आप लोग को एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे और इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे और इसको बोला जाता है इमर्जेंट रे। और ये वाला जो रे है इसको बोला जाता है ओरिजिनल पाथ। इसको बोला जाता है ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट प्रोपागेशन, लाइट प्रोपागेशन। ओके, और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर एक एंगल प्राप्त होता है जिसको हम लोग इंसिडेंट एंगल कहते हैं और यहाँ पर एक एंगल प्राप्त होता है जिसको हम लोग रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं। यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ पर जो हम लोग को एंगल प्राप्त होता है इसको हम लोग इमर्जेंट एंगल बोलते हैं। और ये जो एक्चुअल पाथ है लाइट का और ये जो इमर्जेंट रे है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जितना डेफिनेशन में बताया गया उसी को हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझे हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक ग्लास है जिसमें वाटर फिलअप है। कंसिडर कर लेते हैं वाटर यहाँ तक फिलअप है। जैसे हम लोग किसी रॉड को इसके ऊपर डालते हैं, जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये एक रॉड है, ये एक रॉड है। इसका हाफ पोर्शन जो है पानी में डूबा हुआ है, हाफ पोर्शन जो है ऊपर एयर में है, मतलब मीडियम वन में। यहाँ पर एयर को हम लोग मीडियम वन कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एयर है। लाइट जो है कांच में इंटर कर रही है तो यहाँ पर ग्लास है,
तो यहाँ पर एयर को हम लोग फर्स्ट मीडियम कंसिडर कर सकते हैं और एयर को हम लोग दूसरा मीडियम कंसिडर कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी ग्लास और रॉड के केस में भी एयर हमारा फर्स्ट मीडियम है और ये ग्लास वाटर, यहाँ पर हमारा सेकेंड मीडियम क्या है, वाटर, ये हमारा सेकेंड मीडियम हो जाएगा। तो जैसे ग्लास रॉड को हम लोग पानी में डालते हैं तो एक्चुअल में हमको ये दिखना चाहिए था ऐसे, इस डायरेक्शन में। 1 सेकेंड, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, ये हमको दिखना चाहिए था ऐसे सीधा, ये हमको ऐसे सीधा दिखना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग इसको वाटर के अंदर में देखते हैं, लेकिन जब हम लोग इसको वाटर के अंदर में देखते हैं तो ये हमको कुछ और ही दिखाई देता है। ये बेंड जैसे ही वाटर में इंटर करता है, ये वाटर है, इसके अंदर में इंटर करता है तो ये हमें कुछ ऐसा बेंड दिखाई देता है, कुछ ऐसा बेंड दिखाई देता है, ऐसा। तो ये किस वजह से हो रही है? तो ये हो रहा है रिफ्रैक्शंस की घटना की वजह से। ओके, आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक ग्लास लेना, ग्लास में वाटर लेना और आप लोग अपना उंगली डाल के इसमें देखना, यहाँ तक वाटर है, जैसे आप लोग अपना उंगली डालेंगे ये दिखना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये हमको दिखता है ऐसा। तो यहाँ पर ये बेंड हो जाता है इस पॉइंट पर। इसी पूरी घटना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए इसको हम लोग एक और डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, जितना मैं ऊपर बताया हूँ वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर कंसिडर कर देते हैं A, B, C, D। ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, A, B, C, D। इसको हम लोग ग्लास स्लैब बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर PQ को देख सकते हैं, PQ यहाँ पर क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है P और ये है Q, और यहाँ पर एक नॉर्मल है, इसको हम लोग N M कंसिडर कर लेते हैं। तो N M क्या है, M N, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं नॉर्मल है, नॉर्मल है। ओके, और ये इंसिडेंट रे जैसे ही, ये एयर है जिसको हम लोग रेयर मीडियम कहते हैं। ओके, जैसे ही इंसिडेंट लाइट जो है ग्लास मतलब सेकेंड मीडियम में इंटर करती है तो इनका क्या हो जाता है, डेविएशन हो जाता है। जाना चाहिए था इसको एक्चुअल में इस पाथ में, ओके, लेकिन ये क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। तो Q पॉइंट से सीधा कहाँ पर आ जाता है, ये, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं R पॉइंट। तो यहाँ पर आप जो QR देख रहे हैं, QR, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे बोल देते हैं। और ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल जो है इंसिडेंट रे के साथ एक एंगल बनाता है I, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट एंगल हो गया। और ये जो R है, जैसे ही इंसिडेंट रे ग्लास में इंटर करती तो रिफ्रैक्टेड हो जाती है, जैसे ही ग्लास से बाहर निकलती तो फिर से उसी मीडियम में वापस चली जाती है, ओरिजिनल मीडियम में, जिसको यहाँ पर RS के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर R और S को क्या कहा जाता है, इमरजेंट रे कहा जाता है। ओके, और यहाँ पर भी एक नॉर्मल है, इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं M डैश N डैश नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर M डैश और N डैश भी हमारा क्या है, नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है। और यहाँ पर नॉर्मल और जो RS इमरजेंट रे है उनके बीच एक एंगल बन रहा है जिसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको कहा जाता है इमरजेंट एंगल। क्या कहा जाता है, इमरजेंस एंगल या इमरजेंट एंगल कहा जाता है। एक चीज़ और, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, इसको कहा जाता है ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, और इसको कहा जाता है इमरजेंट रे। तो दोनों के बीच एक डिस्टेंस है जिसको हम लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज मैं इसको D से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर D क्या चीज़ है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर 2 नंबर में इसको पूछा जाता है, छोटा छोटा जो चीज़ है उसको, इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इस फिगर से रिलेटेड सारा चीज़ कवर हो गया है। और यहाँ पर जो ग्लास है इसको कहा जाता है डेंसर मीडियम। तो एयर को रेयर मीडियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एयर की जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है, और ग्लास को डेंसर मीडियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी डेंसिटी उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये रे डायग्राम आप लोग अपने नोट्स में बना सकते हैं। चलिए अब इसमें मैं कुछ छोटा छोटा चीज़ बताया हूँ, उसका स्पेसिफिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि उसको आप लोग एग्जाम में यदि आ जाए तो कैसे लिखो। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है इमरजेंट रे।
तो इमरजेंट रे क्या होता है वैसे मैं फिगर के द्वारा डिफाइन कर चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना कैसे है। अ रे ऑफ लाइट विच इमर्जेस आउट इनटू द ओरिजिनल मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन इज सेड टू बी एन इमरजेंट रे। कोई भी रे लाइट है उसका रिफ्रैक्शंस के बाद वो वापस से अपने ओरिजिनल मीडियम में चली जाती है, उसी को कहा जाता है इमर्जेंट रे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट द परपेंडिकुलर शिफ्ट इन द पाथ ऑफ द लाइट सीन व्हेन इट इमर्ज आउट फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग मीडियम इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आमतौर पर इसको आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई लाइट ट्रेवल करती है तो अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर किसी और पाथ में ट्रेवल करती है, तो जो ओरिजिनल पाथ होता है और जो इमर्जेंट रे होता है, इमर्जेंट रे मतलब जो अपने ओरिजिनल मीडियम में वापस चले जाते हैं, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस को कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि इधर हम लोग फिगर के माध्यम से समझ चुके हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट ये सभी को पता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी आप सभी को पता है, जो रिफ्रैक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होता है उनके बीच के एंगल को ही क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, द एंगल फाउंड बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। इसको भी मैं बता चुका हूँ, जो इमरजेंट रे होता है और नॉर्मल होता है दोनों के बीच का जो एंगल बनता है उसी को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ इमरजेंस कहा जाता है, और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं, DRN का मतलब क्या होता है। वेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। DRN का मतलब ये है, जब कोई भी लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करती है तो लाइट का बेंडिंग हो जाता है, और उनका बेंडिंग जो है कैसे होता है, नॉर्मल से अवे होता है, मतलब जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ किए हैं उससे दूर होता है। जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला जो रे है ये डेंसर मीडियम है ग्लास हमारा, और ये रेयर मीडियम है, तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से पास आ रहा है ये रे की दूर जा रहा है, तो ये दूर जा रहा है, तो इसी को बोला जाता है अवे फ्रॉम नॉर्मल बोला जाता है। सेकंड बात करते हैं RDTN। इसका मतलब होता है कोई भी लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है या ट्रैवल करती है, तो इस सिचुएशन में भी लाइट बेंड हो जाता है, लेकिन कैसे बेंड होता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है या नॉर्मल के पास जाने की कोशिश करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है। जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक गया है। देखो यहाँ पर आप लोग ये बताओ, R का वैल्यू ज़्यादा है कि E का वैल्यू ज़्यादा है, तो E का वैल्यू ज़्यादा है, तो E का वैल्यू ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इमरजेंट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल है, और यहाँ पर R का वैल्यू कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रे है इसका बेंडिंग जो है टुवर्ड द नॉर्मल है, इसलिए। ओके, तो आई होप ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोग को कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल रे। नॉर्मल रे क्या होता है, अ रे ऑफ लाइट विच फॉर्म एट एन एंगल ऑफ 90 विद द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कोई भी लाइट को जब हम लोग किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं तो जो सरफेस होता है और जो इंसिडेंट रे होता है दोनों के बीच कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तब हम लोग जो लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं उसी रे को बोला जाता है नॉर्मल रे। When a ray of light travels along the normal, it does not suffer any refraction। और इस सिचुएशंस में लाइट जो है सीधा चली जाती है बिना रिफ्रैक्शंस के, तब उस प्रकार के रे को क्या कहा जाता है, नॉर्मल रे कहा जाता है। इसको भी हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। मैं कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पर एक मेरे पास ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, तो ये इसका क्या है, सरफेस हो गया। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास एक टॉर्च है, ये एक टॉर्च है, यहाँ से लाइट निकल रही है, यह लेज़र लाइट है, यहाँ से एक लाइट निकल रही है, और ये लाइट को मैं ऐसे स्टेबल करता हूँ कि यहाँ से जो लाइट निकले तो उनके बीच का एंगल और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। तो इस सिचुएशंस में इस लाइट का किसी भी प्रकार का रिफ्रैक्शन नहीं होता है, तो इसी सिचुएशंस में इस लाइट को कहा जाता है नॉर्मल रे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि पहले बता चुका हूँ मैं, ये एक ग्लास है और इस ग्लास में वाटर भरा हुआ है, और इसमें एक रॉड को हम लोग कैसे डाले थे, ऐसे ऑब्लिकली डाले थे, तिरछा डाले थे, और यहाँ पर वाटर को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। तो इसी रॉड को मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे सेटअप करता हूँ इसमें कि वाटर सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल और इस रॉड के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। तो इस सिचुएशंस में वाटर और ग्लास रॉड के बीच कोई भी रिफ्रैक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशंस में इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल रॉड बोल देंगे। और ये लाइट का केस है इसलिए हम लोग इसको नॉर्मल रे बोल रहे हैं। तो ये एक
अनदर एग्जाम्पल है नॉर्मल रे का, और ये एक्चुअल में नॉर्मल रे का एग्जाम्पल है। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए कौन कौन सी कंडीशन है। ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसा कौन सा केस है, ऐसा कौन सा कारण है जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की घटना घटित नहीं होती है। तो यहाँ पर दो कारण हैं, ठीक है। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम रिफ्रैक्शन डज नॉट हैपन। जब भी कोई लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो रिफ्रैक्शन की घटना घटित नहीं होती है अंडर एनी वन ऑफ द गिवन कंडीशन। अगर वो लाइट जो है या वो घटना जो है इन दोनों घटना में से किसी एक घटना को फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी घटना है। इफ़ द रे इज इंसिडेंट नॉर्मली द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू आई। तो अभी हम लोग ये जो नॉर्मल रे वाला केस देखें, ये वही केस है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यदि किसी भी घटना में जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्रैक्टेड एंगल है, यदि ये दोनों जीरो की इक्वल है तो इस सिचुएशंस में हमको कोई भी रिफ्रैक्शंस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो वर्ड में लिखा है उसका मतलब यही है। ओके, चलिए दूसरे केस की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है देयर विल नॉट बी एनी रिफ्रैक्शन। दूसरा केस ये है इफ both media have the same refractive index then also refraction will not occur। यहाँ पर ये बोला गया है यदि हमारे पास दो मीडियम है एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर कर लेते हैं μ1। हमारे पास एक और मीडियम है जिसको हम लोग ग्लास बोलते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। कंसीडर कर लेते हैं दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। तो इस सिचुएशन में भी हमको कोई भी रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सेकेंड केस है। ओके, एग्जाम्पल के लिए कोई भी लाइट जो है एयर से एयर में आती है तो उनका वेलोसिटी चेंज होता है क्या, उसमें कोई रिफ्रैक्शन होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया ना भाई। एयर का जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस वाले एयर का भी उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और यहाँ पर एयर और ग्लास है तो यहाँ पर हम लोग केवल कुछ देर के लिए कंसिडर किए हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि सेम है। तो बस यहाँ पर आप लोग को दो चीज़ याद रखना है, इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल का वैल्यू जीरो होगा तब हम लोग को रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, यदि कोई भी दो मीडियम है और दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो उस सिचुएशन में भी हमको रिफ्रैक्शंस की घटना देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शंस के कौन कौन से लॉ हैं। जिस प्रकार हम लोग देखे थे रिफ्रैक्शंस की घटना में दो लॉ देखे थे, उसी प्रकार रिफ्रैक्शंस के लिए भी दो लॉ देखेंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट दैट, रिफ्रैक्शन का लॉ क्या कहता है, इसके दो लॉ हैं। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो इंसिडेंट रे जो होता है, जैसे कि डायग्राम में देखे थे पी क्यू क्या था हमारा, इंसिडेंट रे था, और रिफ्रैक्टेड रे जैसे कि वहाँ पर क्यू आर क्या था, रिफ्रैक्टेड रे था, और नॉर्मल जैसे कि एन एम क्या था, नॉर्मल था। तीनों ही किस में होना चाहिए, एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए, एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। सेकंड देख लेते हैं, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उनका साइन और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है उनका साइन, दोनों किसके इक्वल होना चाहिए, दोनों का रेशियो जो है कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यही है सेकेंड लॉ रिफ्रैक्शंस का। इसी को एक और नाम से जाना जाता है स्नेल्स लॉ। इसको एक और नाम से जाना जाता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, नीचे दिखाया गया है यहाँ पर। स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक रिलेशंस दिया था किसी भी दो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है दोनों के बीच रिलेशन फाइंड करने के लिए उन्होंने एक रिलेशन दिया था। वो रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर n1 को पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसिडर कर सकते हैं और n2 को दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर θ1 को इंसिडेंट एंगल कंसीडर किया है और θ2 को यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल कंसीडर किया गया है। तो इस रिलेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसी रिलेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू साइन θ2 अपॉन साइन θ1, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी को मॉडिफाई करके म्यू इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2 लिख सकते हैं। तो ये इसको किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा जाता है। तो इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या स्नेल्स लॉ। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिया हूँ, किसी किसी बुक में इसे एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर ये जो सेकंड लॉ है इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं, ये वही चीज़ है,
वहाँ पर जो बोला गया है वही चीज़ है। एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस का साइन, दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक कांस्टेंट होता है। अलग अलग मीडियम के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है। इसको हम लोग आगे टेबल के माध्यम से देखेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, ये दोनों का रेशियो जो है किसके इक्वल होता है, एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हिंदी में इसको कहा जाता है अपवर्तनांक। ओके, और हर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, उसको हम लोग नीचे टेबल के माध्यम से देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हाइल इट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम और वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मेजरमेंट होता है, एक मापन होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि कोई भी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है तो वो कितना बेंड हो रही है, इस चीज़ को बताता है। या फिर हम लोग इसी को ऐसे बोल सकते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्स द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस इनटू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक मेजरमेंट होता है। किसका मेजरमेंट होता है, कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करती है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो कोई भी मीडियम जो है लाइट की स्पीड को कितना चेंज कर सकती है, उसी चेंजेस को कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। उसी प्रॉपर्टीज को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक और नाम से जाना जाता है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस प्रकार से इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ठीक है, c को कहा जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और v को कहा जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और n को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर में एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। ये क्या होता है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी एक प्रोसेस होता है किसका, लाइट के ट्रांसमिशंस के लिए। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, लाइट के ट्रांसमिशंस का एक प्रोसेस होता है, या इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय मैटर। ऑप्टिकल डेंसिटी एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है किसी भी मैटर से ट्रांसमिट हो जाता है। या फिर इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ इमिशन और एब्जॉर्शंस। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, एब्जॉर्शंस या इमिशंस का प्रोसेस होता है। एब्जॉर्शंस का मतलब होता है अवशोषण करना, और इमिशंस का मतलब होता है उत्सर्जित करना। द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो लाइट या रेडिएशन होती है उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। विच इंक्लूड्स द इंटरेक्शन बिटवीन द फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, एटम्स, आयंस एटसेट्रा। और ये जो एब्जॉर्शंस और इमिशंस की घटना जो है किनके बीच के इंटरेक्शंस के ऊपर आधारित होता है, वो होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूलभूत कण के ऊपर डिपेंड करता है, या बीच के इंटरेक्शंस की वजह से होता है। और वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, कोई भी एटम हो सकता है, और उस एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई भी आयन पाया जाता है वो हो सकता है, उनके इंटरेक्शंस की वजह से हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। वी कैन से that optical density is directly proportional to refractive index and inversely proportional to the speed of light that given medium। यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी का रिलेशन बताया गया है किसके बीच, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच और स्पीड ऑफ लाइट के बीच। यहाँ पर इस स्टेटमेंट के बोलने का मतलब क्या है, जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर। तो जितना ज़्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अर्थात म्यू का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी का वैल्यू होगा, और जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही कम ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। एक और रिलेशन बताया गया है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पीड ऑफ लाइट की क्या हो जाती है सॉरी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है रेसिप्रोकल होती है स्पीड ऑफ लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्टिकल डेंसिटी जो है रेसिप्रोकल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। अर्थात यहाँ पर बोल सकते हैं अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। और यदि ऑप्टिकल डेंसिटी जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा स्पीड की लाइट होगी, लाइट की स्पीड होगी। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगला, जिसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो
as the ratio of the velocity of light in vacuum to the velocity of light in the medium। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डेफिनेशन देखे थे n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ये वही है, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट बोलने का मतलब ये है, एब्सोल्यूट बोलने का मतलब ये है जैसे कि 1 सेकेंड, n इज इक्वल टू हम लोग क्या देखे थे, c अपॉन v देखे थे। तो ये तो वैक्यूम या एयर का स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन ये क्या है, किसी मीडियम का है। तो यदि हम लोग किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में बताना है, जैसे कि यहाँ पर वाटर रख देते हैं, तो वाटर के रिस्पेक्ट में लाइट की स्पीड बतानी है, तो वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा। एग्जांपल के लिए कांच ले लेते हैं, जैसे कि कांच में लाइट की स्पीड ले लेते हैं, जो भी है वॉट एवर यू वांट टू टेक केयर। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दैट अप्रॉक्स 1.5। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि जो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट है वो कुछ भी है, लेकिन जब हम लोग जो एक्चुअल स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उससे जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है कितना मिल जाता है, 1.5। तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इसी प्रकार हम लोग डायमंड का निकाल सकते हैं, वाटर का निकाल सकते हैं, केरोसिन का निकाल सकते हैं। यहाँ पर बोलने का मतलब ये है, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम या एयर, उसका कंपेरिजन या उसका रेशियो निकालते हैं हम लोग किसी भी मीडियम में उस लाइट की वेलोसिटी का, तो उसके बाद जो वैल्यू मिलता है उसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, आई होप ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर 1.5 मिल रहा है। इसी प्रकार अलग अलग मीडियम के लिए हमको अलग अलग एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है, उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को ही कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम और एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। यही चीज़ मैं ऊपर बता रहा था कि हम लोग किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम या एयर में, तो उसका हम लोग किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, तो इसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल का या मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, जिसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एयर दिया हुआ है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003, आइस है, आइस का होता है 1.31, वाटर का होता है 1.33, अल्कोहल का होता है 1.36, केरोसिन का होता है 1.44 और क्वार्ट्ज का होता है 1.46 और बेंजीन का होता है 1.5। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर ग्लास है, ग्लास भी दो टाइप का होता है, क्राउन कांच होता है और एक फ्लिंट कांच होता है। क्राउन कांच का होता है 1.52, आपको नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाएगा और ग्लास का ही पूछा जाएगा, और ग्लास का आपको 1.5 ही लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ग्लास का टाइप, वैसे रेयर केस में ही देते हैं, बाय द वे देते नहीं हैं, यदि दे दिया जाए तो थोड़ा सा रीड कर लीजिए इसको। क्राउन ग्लास का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है 1.52। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर रॉक सॉल्ट, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये है फ्लिंट ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.6। रूबी का होता है, ये एक मटेरियल का नाम है, ये एक क्रिस्टल का नाम है एक्चुअल में। रूबी जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.71, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट है, डायमंड का भी पूछा जाता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। ओके, तो ये कुछ मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, तो एक बार आप लोग इस टेबल को रीड कर लीजिएगा, इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कवर हो गया, ठीक है। अगर आप लोग को कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक, आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे लेंस। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल।